नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की इस कहानी का नाम है स्वार्थी। सुधा जी की आदत थी कि सुबह उन्हें गर्म पानी चाहिए था, इसलिए सुबह से 2 बार उठकर कमरे से बाहर निकलकर आकर देख चुकी थी। लेकिन अभी तक बहू बिंदर और बेटा पलाश उठे तक नहीं थे। जब तक उन लोगों में से कोई एक नहीं उठेगा, नहीं तब तक उन्हें गर्म पानी मिलेगा नहीं। बात यह नहीं थी कि सुधा जी गर्म पानी कर नहीं सकती थी। दरअसल बात यह थी कि बहू बिंदर रात को रसोई का काम खत्म करके रसोई में ताला लगा देती थी। अब जब तक ताला खुलेगा नहीं, सुधा जी को गर्म पानी मिलेगा नहीं। आखिरकार घड़ी पे जब 9 बज गए और सुधा जी से रहा नहीं गया तो उन्होंने हिम्मत करके बेटे के कमरे का दरवाजा खटखटाया। 2-3 बार दरवाजा खटखटाने के बाद बिरधा की जगह बेटा पलाश ने आकर दरवाजा खोला और तमतमाते हुए बोला, क्या है माँ, सुबह सुबह परेशान कर रही हो? बेटा, मुझे गर्म पानी चाहिए था। रसोई में ताला लगा हुआ है, तो तुम रसोई का दरवाजा खोल दो ताकि मैं गर्म पानी कर सकूं। एक दिन गर्म पानी के बगैर नहीं रह सकती हो क्या माँ? रोज तो बिरधा करके दे देती है ना। आज संडे था, इसीलिए सोचा था कि थोड़ा आराम से उठेंगे, पर आप भी ना। कहते कहते पलाश अंदर कमरे में गया और बीना को जगाया। बीना भी टिमटिमाते हुए उठी और चाबी लाकर सुधा जी के हाथ में रख दी। अब रसोई का दरवाजा आप ही खोल लीजिए। खुद के लिए गर्म पानी करो तो हमारे लिए भी चाय बना देना। जल्दी नींद खुलने की से सिर दर्द होने लगा है मेरा। कभी कोई सास खुश हुई है क्या अपनी बहू को सोता देखकर? इन सास लोगों का ना बस चले तो बहू को मशीन बनाकर रख दे। बिंदा पर बुलाते हुए वापस पलंग पर जाकर लेट गई। आखिर सुधा जी ने जाकर रसोई का दरवाजा खोला, खुद के लिए पानी गर्म किया और बेटे बहू के लिए चाय बनाकर उन्हें देकर आई। गर्म पानी लेकर अपने कमरे में आई ही थी कि 5 साल का पोता मनु जाग गया। जगते ही बोला, दादी मेरा दूध। उसे देख सुधा जी मुस्कुराकर बोली, हाँ मेरे बच्चा, अभी लेकर आई। गर्म पानी वही रखकर पहले मनु के लिए दूध गर्म करने गई। अभी दूध गर्म कर ही रही थी कि इतने पलाश की आवाज आई, माँ, ओ माँ, कहाँ हो तुम? क्या आप भी सुबह सुबह संभाल नहीं सकती इसे? पता है ना, बिंदा के सिर में दर्द हो रहा है। कहते कहते पलाश भी रसोई में आ गया, साथ में मनु को गोद में था। उसे देखते ही सुधा जी बोली, बेटा, मैं तो दूध गर्म करने आई थी, मुझे नहीं पता ये कब तुम्हारे कमरे में चला गया। तो ध्यान रखना चाहिए था ना आपको। बस काम का बहाना चाहिए। मानता हूँ कि आप सास हो, पर बहू भी तो इंसान है, समझो। वही जो आपकी जिम्मेदारी निभा रही है, नहीं तो दूसरे बेटे बहू ने तो आपको रखने से मना कर दिया था। मन को को सुधा जी के पास छोड़कर ही पलाश वापस कमरे में चला गया। सुधा जी देखती रह गई, आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन सोचने लगी कि मैं कुछ न करने पे भी बदनाम हो रही हूँ। ऐसी कौन सी जिम्मेदारी उठा ली इन लोगों ने, मेरी जो इतना सुना जाते हैं। ऐसा सोचकर अपने आंसू पोछे और मनु और उसका दूध लेकर कमरे में आ गई। नाश्ते के समय पलाश ने बिंदा से कहा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो माँ से कहकर नाश्ता बनवा लेता हूँ ताकि तुम आराम कर सको। रहने दो, उससे कुछ मत कहना, मैं नाश्ता खुद ही बना लूंगी। अरे, पर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं नहीं, मैं खुद ही नाश्ता बना लूंगी। उनका क्या भरोसा, कौन सा सामान उठाकर अपने दूसरे बेटे बहू को देकर आ जाए। अक्सर रसोई से सामान कम हो जाता है। मुझे तो पूरा यकीन है माँ जी ही सामान की हेरा फेरी करती है और अपने उन बेटे बहू को देकर आ जाती है। और जाकर रसोई में नाश्ता तैयार करने लगी। बिंदा को रसोई में नाश्ता तैयार करते देखकर पलाश गुस्से में आकर माँ सुधा जी से बोला, देख लो, यह सब आपके कारण है। उसकी तबीयत खराब है, पर फिर भी नाश्ता तैयार कर रही है। आपकी इन्हीं हरकतों के कारण परेशान हो चुके हैं हम। पता नहीं भगवान भी हमें चैन से कब रहने देगा। सुधा जी उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। सुनकर अपने कमरे में चुपचाप शांतिपूर्वक बैठ गई। आंखों में झरझर आंसू बहे जा रहे थे। क्या इसी दिन के लिए इन बेटों को जन्म दिया था? जब शादी के 7 साल बाद मंदिर मंदिर माथा टेकने के बाद 2 जुड़वे बेटे हुए तो कितने खुश थे। घर में सब लोग, यार दोस्त रिश्तेदार सब लोग थे। कितनी बधाइयां दी थी। सासू माँ तो बलैया लिए जा रही थी, अरे दो दो बेटे की माँ बनी हो, बुढ़ापे में बैठकर राज करोगी राज। कुछ साल बाद जब पति का देहांत हो गया, तभी सुधा जी ने हिम्मत करके अपने दोनों बेटे पलाश और सुहास को संभाला।
कितनी परेशानी झेलकर इन लोगों को पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, दोनों की शादी कराई। पर उसके बाद जब सब कुछ बदल गया, दोनों बहुओं भी आपस में बनी नहीं। इसी कारण बेटे में झगड़े होने लगे। आखिरकार दोनों बेटे अलग हो गए। सुधा जी के पति ने 2 मंजिला मकान बनवाया था। उसी में ऊपरी मंजिल पे सुहास अपने पत्नी के साथ रहने लगा और नीचे वाले फ्लोर पर पलाश अपनी पत्नी और सुधा जी के साथ रहने लगा। सुधा जी को रखने को लेकर भी दोनों भाइयों में बहस हुई थी। सुहास ने साफ मना कर दिया था कि वो माँ के अपने पास नहीं रखेगा, तो पलाश को अपने पास सुधा जी को रखना पड़ा। सच कहे तो उस समय की बधाइयां आज कानों में चुभ रही थी, जो सब लोग बधाई दे रहे थे। थोड़ी देर पलाश कमरे से आया और पोहे की प्लेट सुधा जी के सामने टेबल पर रखते हुए या यूं कहे पटकते हुए बोला, लो नाश्ता कर लो, आखिर एक बहू को ही परेशान करते जाओ, दूसरी को कोई लेना देना नहीं है। सुधा जी को पलाश की बातें बहुत ही बुरी लग रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे पोहे की प्लेट उन्हें चिढ़ा रही हो। ऐसा खाना भी किस काम को जो तिरस्कार करके दिया जाए। आखिरकार सुधा जी ने उस नाश्ते का प्लेट को हाथ भी नहीं लगाया। आखिरकार सुधा जी ने काफी सोचा और सोच समझकर वह एक निर्णय पे पहुंची। शाम को सुहास अपनी पत्नी के साथ बाहर कहीं घूमने जा रहा था। पलाश और बेटा भी बाहर खड़े हुए थे। तभी एक प्रॉपर्टी ब्रोकर उनके घर आया। उसे देखकर चारों बेटे बहू हैरान रह गया। उसने आते ही पूछा, क्या मैं सुधा जी से मिल सकता हूँ? प्रॉपर्टी डीलर ने पूछा, आपकी सुधा जी से क्या काम है, हमें बताइए, हम उनके बेटे हैं। पलाश ने कहा, जी मुझे सुधा जी ने फोन करके बुलाया है। सब एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। इतने में सुधा जी अंदर से बाहर आई। क्या आप ही सुधा जी हैं? जी मैं ही सुधा जी हूँ। आप जी, आपने सुबह फोन किया था मकान को बेचने की बात करने के लिए। अरे हाँ, मैंने ही आपको फोन किया था, सुधा जी बोली। इससे पहले सुधा जी आगे कुछ कहती, बेटा पलाश बोला, कौन सा मकान बेच रही हो आप? हमसे पूछे बगैर आप ये निर्णय कैसे ले सकती हो? माँ, मकान बेच दोगी तो हम कहाँ जाएंगे? सुहास ने भी कहा, कभी मेरे बारे में सोचा था कि मैं कहाँ रहूंगी, कैसे रहूंगी? सुनाने में तुम लोगों ने मुझे कोई कसर नहीं छोड़ते हो। मकान तो मेरे पति का बनवाया हुआ है, मेरे नाम पे है। फिर किस हक से मकान में हिस्सा मांग रहे हो? पर माँ जी, समस्या क्या है? मकान को बेच दोगी, आप उन पैसों के करोगे क्या? मीना ने कहा, सोच रही हूँ कि वापस गांव चली जाओ, जहाँ से जिंदगी की शुरुआत हुई थी, वहीं जाकर अपनी जिंदगी के अंतिम दिन देखूं। इसलिए मैं मकान बेचकर गांव में ही जमीन खरीद रही हूँ और वहीं पे रहूंगी। फिर हम लोगों का क्या? छोटी बहू ने कहा, मुझे नहीं पता, तुम लोगों के तो हाथ पैर चलते हैं और उसमें भी तेज जबान चलती है। अपने आप कमाओ और अपनी प्रॉपर्टी बनाओ, बाकी मुझे पता नहीं। माँ, तुम इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हो? पलाश और सुहास एक साथ बोले, माँ को महानता का चोला मत बनाओ। जैसे बेटे स्वार्थी हो सकते हैं, वैसे माँ भी स्वार्थी हो सकती है। और तुम जैसे बेटे हो तो माँ ऐसी ही होनी चाहिए। मैं एक मकान बेच रही हूँ और ये मेरा अंतिम निर्णय है। तुम लोग अपना बंदोबस्त देख लो। कहकर सुधा जी उस ब्रोकर को मकान दिखाने चल दी। 1 महीने बाद वो मकान बिक गया और सुधा जी गांव में एक मकान लेकर वहीं रहने लगी। फ्री टाइम वहां बच्चों को पढ़ाती थी और गांव के शांत वातावरण में अपनी जिंदगी जीती थी। आपकी क्या राय है? सुधा जी ने सही किया है गलत? आप अपनी राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है, सुधा जी को अपने बेटे बहू को माफ कर देना चाहिए था या नहीं? ये भी आप जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।